हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर और आज हमारा ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 8। आज हमारा नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 8 और उस अध्याय का नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएँ। पार्ट 1 है बच्चों ये, और इसमें आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषाएँ, ऑक्सीकारक अपचय की परिभाषाएँ और रेडॉक्स अभिक्रियाएँ। अब तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। और आज हमारे वीडियो का जो पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न बेसिक जानकारी के आधार पर है। सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चों समझ लें कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, और इनको बच्चों कई आधारों पर जो है अलग अलग परिभाषित किया गया है। इसलिए हमने यहाँ पर पहला प्रश्न आपको ये बनवाया है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा ये अलग अलग आती हैं, क्यों आती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन को अलग अलग आधार पर परिभाषित किया गया है। पहला किस आधार पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग और निष्कासन के आधार पर। मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या होगा। तो इस आधार पर भी आपको परिभाषित किया गया, और ऑक्सीजन के जुड़ने और निकलने के आधार पर भी इसको परिभाषित किया गया है, ठीक। इसके बाद हमारा दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के आधार पर। मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, इस आधार पर भी जो है इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के आधार पर भी ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित किया गया है। और दूसरा हमारा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, इस आधार पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित किया गया है। तो अब हमारा बच्चों नया प्रश्न बनता है इन्हीं के आधार पर। तो 3 प्रश्न हमारे यहाँ पर अलग अलग बनेंगे, जो कि एक इसका हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग और निष्कासन के आधार पर। स्टूडेंट दूसरा हमारा जो होगा इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के आधार पर प्रश्न, और तीसरा प्रश्न बनेगा हमारा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर प्रश्न, ठीक। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे और रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इस अध्याय से जो 5 नंबर का आता है प्रश्न, तो आपको अच्छे से यहाँ पे याद करना है, समझना है, ठीक। छोटी छोटी परिभाषा मिलकर बड़ा प्रश्न बनाकर भी दे सकते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न हमारा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के योग और निष्कासन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित कीजिए। तो हाइड्रोजन ऐसे समझ लीजिए बच्चों, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहाँ पर होती है अपचयन की क्रिया। क्या होती है? अपचयन की क्रिया। जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वहाँ पर अपचयन होगा, और यदि हाइड्रोजन निकल रहा है तो वहाँ क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ठीक। हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण होगा, ये चीज़ यहाँ पर दी है। और अगर हम ऑक्सीजन के आधार पर देखें अपचयन की परिभाषा या ऑक्सीकरण की परिभाषा, तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है, और यदि ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी अपचयन बन जाएगी। तो एक साथ हम दोनों परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण की परिभाषा पहला है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, मतलब ये ऑक्सीजन क्या हो रही हो? जुड़ रही हो। या फिर ऑक्सीजन को आपको पता है बच्चों को, ऑक्सीजन के ऊपर होता है ऋणावेश, ठीक। ऋणावेश होते हैं 2 माइनस उसके ऊपर, तो हम ये भी कह सकते हैं तो ऑक्सीजन का योग हो, या ऑक्सीजन जैसे ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, तो वह क्या कहलाती है? अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसी परिभाषा को मतवा करके दूसरे प्रकार से लिखें हाइड्रोजन के आधार पर, तो क्या हो जाएगा? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो, मतलब हाइड्रोजन निकल जाए, हट जाए। या फिर हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है कि धनावेश होता है, तो हाइड्रोजन का निकलना या फिर धन विद्युत तत्व का निकलना एक ही बात है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है वो धन विद्युतीय हो, या फिर हम अलग से लिख दें धन विद्युत तत्व। तो इनका जब निकलना होता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके और क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गई, तो ऑक्सीजन जुड़ गई इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम और क्लोरीन दोनों की क्रिया हो रही है, दोनों आपस में जुड़ गए और एक यौगिक बना लिया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? तो क्लोरीन यहाँ पर बच्चों ऋणात्मक तत्व है जो कि यहाँ पर जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से क्लोरीन जो है ऋणात्मक तत्व होता है, और क्लोरीन ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। देखिए, ऑक्सीजन का योग या फिर ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व मतलब जिनके ऊपर ऋणावेश होता है, तो ऐसे तत्व जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाती है? ऑक्सीकरण हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट परिभाषा अपचयन की। ये बच्चों पुरानी परिभाषा हैं, क्लासिकल है ना। नई परिभाषा जो है आजकल इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन संख्या के आधार पर हम देखते हैं, पुरानी परिभाषा में इसी प्रकार से इनको चलता है, ठीक। अब आता है हमारा दूसरा अपचयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग, अभी वहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा था, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा तो ऑक्सीजन क्या होगा? निकलेगा। अगली परिभाषा हमारी साधारण बन जाएगी, ठीक। अब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन के ऊपर होता है धनावेश, तो हम ये भी कह सकते हैं धन विद्युत तत्व का योग। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है।
वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग अथवा धनविधि तत्व का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी परिभाषा अगर हम ऑक्सीजन के आधार पर देखें तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो। अब धनविधि तत्व जुड़ रहा है तो ऋणात्मक निकलेंगे और ऑक्सीजन ऋणावेश होता है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा ऋणाविद्युत तत्व का निष्कासन होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके मेथेन अणु बना रहा है, इस प्रकार हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो ये थी बच्चों आपके किस आधार पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग और निष्कासन के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण परिभाषा का प्रकार हमारा जो है ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर। इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है कोई निकालता है, तो इस आधार पर कैसे बांटा गया देखिए। ऑक्सीकरण की परिभाषा सबसे पहले हम समझते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई तत्व या आयन, अब यहाँ पर तत्व भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तत्व मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास Fe है, एक तत्व है, और Fe आयन बोलें तो यहाँ पर इस प्रकार से Fe2+ कह सकते हैं या Fe3+ कह सकते हो, तो ये होता है आयन। तो किसी तत्व या आयन एक या एक से अधिक, अब कितने, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, आपको ये लिखना है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खोता है लिख देंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन खोता है वह प्रक्रिया जिसमें कोई तत्व या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है मतलब निकलता है, तब उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कह रहे हैं, ऑक्सीकरण कह रहे हैं। इन अभिक्रियाओं को भी इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं। जी नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉनीकरण, बी इलेक्ट्रॉनीकरण, इसके आगे आपको क्या लगाना है, बी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, बी इलेक्ट्रॉनीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से बी इलेक्ट्रॉनीकरण भी लिखना है। ठीक, इस अभिक्रिया को बी इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम तत्व था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस यहाँ पर एक तत्व निकल गया, तो क्या बन जाएगा, देखिए Na था हमारे पास, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है या निकाल दिया है, निकालना है मतलब धनी है ये, और इसने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के, तो बाहर हो गया, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकालना ऑक्सीकरण। ठीक, अब इसके बाद इसी की अपोजिट हो जाएगी परिभाषा अपचयन की, कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई तत्व या आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का योग होगा, तो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथि लिखा है, यहाँ पे आपको लिखना है, इसे इलेक्ट्रॉनीकरण क्या कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है Cl, क्लोरीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चों माइनस चार्ज होता है जब ये ग्रहण करता है, तो यहाँ पर Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की स्थिति को दर्शा रहा है। यहाँ पर Fe3+ के पास बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे, इसलिए 3+ चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो इसके पास फिर कितने इलेक्ट्रॉन, एक का जो है कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका चार्ज कितना आ जाएगा, 2+। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर Fe2+ चार्ज बचा, तो जो चार्ज दिख रहे हैं आपको ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से लिखना है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट परिभाषा हमारी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तीसरा प्रकार है परिभाषित करने का ऑक्सीकरण और अपचयन को, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या बच्चों हम अलग से इसको पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लें कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण परिभाषा क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर जो है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ऊपर लिखते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या वो 0 है, और जब वो SO2 में बदल जाता है, SO2 में बदल जाता है तो यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो +4 आएगी। ये कैसे आती है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम सीखेंगे, अभी ऐसे समझ लीजिए कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या पे 0 थी। जो कोई भी तत्व होता है मुक्त अवस्था में उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है।
अब यहाँ पर ये SO2 ग्रुप में संयुक्त अवस्था में, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या +4, तो 0 से +4 यानी +4 की वृद्धि हो गई। तो जब किसी तत्व की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन संख्या के आधार पर इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अपचयन इसके अपोजिट हो जाएगी। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या स्वतंत्र अवस्था में 0 है और यहाँ पर जब वो NH3 के रूप में बदला नाइट्रोजन, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या हो गई -3। अब देखिए 0 से जो -3 है वो छोटा है, तो मतलब 0 से भी कम हो गई, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे कम। ठीक, इसके अलावा ऐसी भी हो सकती है कि +3 से +2 बचे ऑक्सीजन संख्या, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, अपचयन के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे कि अभी हमने देखा था कि Fe के ऊपर 3+ चार्ज थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो Fe2+ में बच गया था। तो यहाँ पर 3 से जो ऑक्सीजन संख्या बची वो 2+ बची। तो इस प्रकार से जो इसकी कमी हो गई है एक इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अपचयन की क्रिया हुई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक रेड और एक ऑक्स। अब यहाँ पर रेड और ऑक्स भी बच्चों ये ऑलरेडी है रिडक्शन, और OX जो है वो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। तो दोनों को जो शुरू के शब्द हैं इंग्लिश नेम, उनको हमने ले लिया, तो इस प्रकार से दोनों को मिलाने से क्या बन गया, रेडॉक्स। और रेडॉक्स जो है इंग्लिश शब्द हो गया। तो रेडॉक्स आप रिडक्शन जानते हैं कि अपचयन होता है, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है। तो दोनों को जब हम मिला देते हैं, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन को एक साथ, तो हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। इसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक, तो उदाहरण में हम अगर देखें तो जिंक कॉपर आयनों के बीच होने वाली अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर जिंक और कॉपर की अभिक्रियाएँ दी हुई हैं। तो यहाँ पर आपका जो जिंक है, जिंक अभी ठोस अवस्था में है, और यहाँ पर Cu जो है 2+ ऊपर इस प्रकार से लिखेंगे 2+ के रूप में है, विलयन में है। तो यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो और इसके मुक्त अवस्था में, तो होगा क्या, ये जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिससे इसके जो आवेश है जो 2+ दिख रहा है वो संतुलित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Cu के रूप में, और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए आपको पता है जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो जिंक के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो 2+ चार्ज इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं अभिक्रिया को। अब आते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग के, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं के कई अनुप्रयोग हैं, जिनमें से पहला धातु के निष्कर्षण में। हमें धातुओं को प्राप्त करना हो तो अपचायकों की सहायता से धातु ऑक्साइड में, पहले हम अपचायक लेते हैं और अपचायकों की सहायता से पहले उसका ऑक्साइड में बदलते हैं, और ऑक्साइड में बदलने के बाद उसका हम किसी भी द्वारा, जैसे कार्बन बहुत अच्छा अपचायक होता है तो कार्बन द्वारा अपचयन करवा देते हैं, मतलब ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगा कार्बन के साथ, और मेटल अपने पास प्राप्त हो जाएगी। तो धातुओं में किया जाता है, मतलब धातुओं को प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ऊर्जा प्राप्त करने में तो घरेलू में, घर में और औद्योगिक ईंधन ऑक्सीकरण पर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन और उद्योगों में उपयोगी है। आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में जो ईंधन जलते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उसमें निकलती, तो वो भी ऑक्सीकरण की ही परिभाषा से होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाओं का ही उदाहरण है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण आप सब जानते हैं कि हरे पौधों द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जो कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जो CO2 होता है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है उसका, और जो जल रहता है उसका ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण हो जाता है। कैसे? तो आप देखते हैं कि CO2 और जो जल है दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। तो CO2 का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, और जो जल है इसका हो जाता है ऑक्सीकरण। किसमें? ऑक्सीजन में, क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन है वो O2 में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। दोनों अभिक्रियाएँ एक साथ चलती हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चौथा, विद्युत रासायनिक सेलों में। तो सेल बच्चों हम अभी इसी अध्याय में भी और पढ़ेंगे आगे कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें अप्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई नहीं देती, अप्रत्यक्ष का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती, रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब सेल में आपने देखा होगा हमारे घड़ी में जो सेल होते हैं और जो रेडियो में सेल डलते हैं, उन सेलों में अंदर रासायनिक क्रियाएँ होती हैं जो विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। इसी से आपका रेडियो, मोबाइल और भी जो चीज़ें चलती हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत रासायनिक सेलों से।
तो इस प्रकार से सेल भी आपके रेडॉक्स अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन परोक्षकरण और एक पर अपचयन होता है और इस प्रकार से सेल बन जाता है। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे नेक्स्ट पॉइंट 5वां, अंतरिक्ष यान में। तो अंतरिक्ष यान में भी बच्चों क्या होता है, अंतरिक्ष यानों के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा, अब यान जो चलते हैं वो भी ऊर्जा से चलते हैं, तो उनमें भी एक प्रकार के सेलों का उपयोग किया जाता है, ईंधन सेल कहते हैं जिनको। और वह सेल, अगर ईंधन सेल का एक एग्जाम्पल लें तो H2O2 एक ईंधन सेल है। जब दोनों की H2 और O2 की परस्पर क्रिया होती है तो उससे ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से ईंधन सेल जो है चलते हैं। ईंधन सेल विद्युत रासायनिक सेल ही होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारी कुछ परिभाषाएं हैं ऑक्सीकारक और अपचायक की, तो इनको भी हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं। ऑक्सीकारक क्या होता है, तो वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन या कोई अन्य ऋण विद्युतीय तत्व प्रदान करता है, मतलब उसके पास ऑक्सीजन होगा या फिर कोई ऋण विद्युतीय तत्व होगा, तो वो जब दूसरे पदार्थ को दे देता है, दूसरे तत्व को दे देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे O2 है तो O2 आपका क्या करेगा, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो ऑक्सीजन दूसरे को दे सकता है। Cl2 ऋण विद्युतीय है, किसी को Cl दे सकता है, तो वो आपका ऑक्सीकारक हो जाएंगे। H2O2 भी ऑक्सीकारक है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। अब आता है हमारा अपचायक। अपचायक को रिडक्टेंट बोलते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को हाइड्रोजन या कोई अन्य धन विद्युतीय तत्व प्रदान करता है, अन्य धन विद्युतीय तत्व प्रदान करता है, अपचायक कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे धन विद्युतीय तत्व देगा या फिर हाइड्रोजन देगा। तो H2 आपके पास दिख ही रहा है कि हाइड्रोजन दे सकता है, H2S में भी हाइड्रोजन है और HgCl2 में भी आज के जो Hg है वो धनात्मक आवेश रखता है, तो ये जो है उसको धनावेश दे देता है या हाइड्रोजन दे देगा। तो इस प्रकार से जो है बच्चों ये अपचायक का काम करता है। ये इसकी परिभाषा। तो बच्चों ये छोटी छोटी जो परिभाषाएं ये भी आपको 5 नंबर में 5 परिभाषा इकट्ठी करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर के इसमें से तैयारी रखना है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी जितनी भी पढ़ाई आपको, इनमें से बोर्ड एग्जाम में देखने को कई बार अभी प्रश्न मिल चुके हैं, इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। धन्यवाद।